Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is the year of depression. The year of depression को हम पढ़ेंगे. डिप्रेशन का अलग अलग मीनिंग, जैसे हम अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमने डिप्रेशन क्या पढ़ा था कि जो जमीन के अंदर ऐसे होल गड्ढे बन गए थे उसको हमने डिप्रेशन कहा था. और एक डिप्रेशन क्या होता है कि माइंड में डिप्रेशन हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, वो डिप्रेशन है. यहाँ पर डिप्रेशन है जो इकोनॉमी है. हिस्ट्री में डिप्रेशन की बात करें तो हिस्ट्री में डिप्रेशन का मतलब है कि जो इकोनॉमी है वो कम हो गई, वो नीचे चली गई, डाउन चली गई है. तो इसमें हमें पढ़ना है क्या, द ईयर ऑफ डिप्रेशन. 9th क्लास का हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, एंड इट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. In the previous video, we know about the इकोनॉमिक क्राइसिस. इकोनॉमिक क्राइसिस को हमने पढ़ा था और उसमें हमने लास्ट में देखा था कि जो कंडीशन वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी. किसके बाद, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी उसके बाद कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी जर्मनी की. तो यूएसए को उस पर थोड़ी सी दया आ गई थी और उसने सिंपैथी दिखाते हुए क्या किया था, उसने दावेस प्लान को इंट्रोड्यूस कराया था जिसमें जो उसका कंपनसेशन था वो थोड़ा इजियर हो गया था. वो कैसे कि जो यूएसए तो उसको लोन दे रहा था, किसको, जर्मनी को. अब जो जर्मनी है वो उसकी हालत थोड़ी, वो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा था. किससे, जो यूएसए उसको लोन दे रहा था, तो लोन देने से उसकी कंडीशन थोड़ी सी इंप्रूव हो रही थी, अपनी इकोनॉमी को वो रिगेन कर रहा था जर्मनी. लेकिन ये जो कंडीशन थी वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिक पाई. वो ऐसी थी जैसे किसी रेत के ढेर पर बनी हुई हो. रेत के ढेर पर बनी हुई हो उससे क्या मतलब है यहाँ पर कि वो कुछ ही टाइम के लिए थी और उसके बाद वो कोलैप्स हो गई, उसके बाद वो खत्म हो गई. क्यों, कैसे, देखिए. स्टेबिलिटी ड्यूरिंग 1924 एंड 1928. 1924 से 1928 तक कुछ स्टेबिलिटी नजर आई. जर्मनी की जो कंडीशन थी उसमें कुछ स्टेबिलिटी नजर आई, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नजर आया. क्यों, क्योंकि यूएसए उसको लोन दे रहा था तो उस लोन से वो इंप्रूव कर रहा था धीरे धीरे. बट इट सीम्स इट वाज बुल्ट ऑन सैंड. वही बताया कि ऐसा लगा जैसे कि वो सैंड पर बना हुआ, कि कुछ ही टाइम स्टेबिलिटी रही उसके बाद वो खत्म हो गया. कैसे, जर्मनी रिकवरी शॉर्ट टर्म लोन बाय द यूएसए. जर्मनी धीरे धीरे क्या कर रहा था, रिकवर कर रहा था, रिकवरी कर रहा था. किससे कर रहा था, शॉर्ट टर्म लोन बाय द यूएसए. जो यूएसए उसको लोन दे रहा था उससे वो रिकवर कर रहा था. बट अगर किसी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसको लोन दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो अपनी कंडीशन से इंप्रूव कर जाएगा. लेकिन अगर हम उसको लोन देना बंद कर दें, हम उसको पैसा देना बंद कर दें, तो क्या होगा, उसकी कंडीशन फिर वहीं की वहीं चली जाएगी. तो ऐसा क्यों हुआ, जो यूएसए उसको लोन दे रहा था, जो पैसे दे रहा था, अब उसने वो पैसा देना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि अब यूएसए के पास ही पैसा खत्म हो गया या यूएसए के पास ही पैसा कम हो गया. क्यों हो गया, उसके पास क्यों खत्म हो गया. बट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. 1928 तक तो सही चला, रिकवरी हुई, लेकिन 1929 में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था यूएसए का, जो एक स्टॉक मार्केट था, वो क्रैश हो गया. वो क्रैश कैसे हो गया कि लोगों ने अपने शेयर्स लगाए हुए थे, अब क्या हुआ, लोग अपने शेयर्स छुड़ाने लगे, अपने शेयर्स को बेचने लगे. क्यों, ऐसा क्यों करने लगे, people sold their share fearing the falling in the price. हमने देखा था ना, जर्मनी की करेंसी की वैल्यू थी, जब वहां पर इन्फ्लेमेशन आया था कि वो रेकलेसली क्या कर रहे थे, रेकलेसली पेपर करेंसी को प्रिंट कर रहे थे, तो जो वैल्यू थी करेंसी की वो डाउन चली गई थी. अब जो यूएसए के पीपल से, वो भी इस डर से कि कहीं उनकी जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कम ना हो जाए, उनके प्राइस कम नहीं हो जाए, तो इसके चलते क्या किया उन्होंने, इस डर से उन्होंने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया. धड़ाधड़ उन्होंने अपने शेयर्स
छुड़ाने शुरू कर दिए, धड़ाधड़ अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। सो अब जब मार्केट में पैसा ही नहीं है, इससे क्या हो रहा था, जो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन है, जितना मार्केट में ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा कंडीशन अच्छी होगी। अब मार्केट से लोग पैसा अपना वापस लेने लगे तो क्या होगा, जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी डाउन चली जाएगी, वो भी डिप्रेशन में चली जाएगी। सो नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल डाउन बाय हाफ। क्या कहा है, तो जो यूएसए की नेशनल इनकम थी वो लगभग आधी हो गई। आधी क्यों हो गई, क्योंकि सबने अपने अपने शेयर्स बेच दिया, मार्केट में कोई पैसा ही नहीं लगा रहा। पहले सब लोग मार्केट में अपने शेयर्स लगाते थे, पैसा लगाते थे, तो इकोनॉमी, जितना ज्यादा पैसा लगेगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी इंप्रूव करेगी। लेकिन अब क्या हुआ, अब कोई पैसा लगा नहीं रहा है बल्कि अपने पैसे वापस ले रहा है, अपने शेयर्स को वापस ले रहा है। तो इससे क्या हुआ, जो कंट्री की इकोनॉमी थी या फिर नेशनल इनकम थी वो हाफ हो गई। अब जब कंट्री की खुद कंडीशन खराब हो गई है यूएसए की, अब उसके पास खुद पैसे नहीं है, तो वो जर्मनी को लोन कहां से देगा, इसीलिए क्या किया उसने, लोन देना बंद कर दिया। एंड इफेक्ट वार फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और इससे क्या समझ में आया, कि इससे समझ में हमें यह आया कि ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उससे जर्मनी पर इफेक्ट पड़ा, जर्मनी ही उससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है, बल्कि उसका जो इफेक्ट था वो हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिला। क्यों, जैसे हमने देखा यूएसए का एग्जांपल देखा कि यूएसए में भी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी कि लोगों ने अपने शेयर्स लेने शुरू कर दिए थे। दूसरी कंट्री में अगर पैसा लगाया हुआ था तो वो शेयर्स अपने वापस लेने लगे। तो ऐसा इसका इफेक्ट हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिला। एक डेट दी हुई है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को एक ही दिन में लगभग 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में 13 मिलियन, कितने, 1 करोड़ 30 लाख शेयर्स को बेच दिया गया। अब देख लीजिए, अगर किसी एक शेयर की 10 रुपीज या फिर 100 रुपीज कॉस्ट है तो जरा देखिए निकालकर कि कितना बड़ा अमाउंट होगा, कितना बड़ा अमाउंट होगा। और एक दिन में ही इतने सारे शेयर्स को बेच दिया गया ये। एंड तो इसका इम्पैक्ट जर्मनी पर क्या हुआ कि जर्मनी में हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई थी जब यूएसए ने उसको सपोर्ट करना शुरू किया था, जब यूएसए ने उसको लोन देना शुरू किया था। लेकिन अब क्या हुआ कि यूएसए की कंडीशन अपनी खराब होने लगी है, तो उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, उसने अब लोन देना बंद कर दिया है। तो अब जर्मनी की कंडीशन क्या होगी, अब वहां पर इंपैक्ट किस तरह का जर्मनी पर होगा वो देखें। सो इकोनॉमिक क्राइसिस हैड अ डीप इंपैक्ट ऑन द जर्मनी इकोनॉमी। जर्मनी की इकोनॉमी पर इसका एक बहुत डीप इंपैक्ट देखने को मिला। कैसे, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40%। क्या कहा है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो रिड्यूस हो गया, कितना, 40%। 40% मतलब कि अगर 100 केजी प्रोडक्शन हो रहा था तो अब वो उसका लेस हो गया, कितना, 40%, मतलब 40 उसमें से कम हो गए, कितना बचा, 60%। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा था इंडस्ट्रीज में, जो भी उत्पादन हो रहा था वो रिड्यूस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था। पैसा होगा तभी तो प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, वर्कर लॉस देयर जॉब और वर पेड रिड्यूस वेजेस। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जो ओनर है, इंडस्ट्री का ओनर है, वो वर्कर्स को क्या करेगा, वर्कर्स को क्यों रखेंगे। तो वर्कर्स से क्या हुआ, वर्कर्स लॉस देयर जॉब, तो उनकी जॉब छोड़ नहीं दी, उनको जॉब से निकाल दिया गया। क्योंकि वर्कर की जरूरत नहीं, जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो वर्कर को रखकर क्या करेंगे, तो वर्कर्स को निकाल दिया गया जॉब से। या जो वर्कर अभी भी काम कर रहे थे, तो जहां पर वर्कर का इंक्रीमेंट होता है, अगर जॉब करते तो इंक्रीमेंट मिलता है ना, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जो उनका वेजेस था, जो उनकी सैलरी थी, उसको रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। एंड अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन पीपल अनएम्प्लॉय हो गए।
बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो अब क्या करें, अब लोग इधर उधर खाली घूम रहे हैं। कंडीशन इतनी खराब थी, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पर लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं जॉब के लिए, और उससे भी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब कि लोग अपने गले में एक प्लेट या फिर एक तख्ती टांग कर घूम रहे हैं, और जिस पर लिखा हुआ है विलिंग टू डू एनी वर्क, कि मतलब कोई भी उन्हें काम मिल जाए, किसी भी तरह का काम मिल जाए तो वो सब काम करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उन्हें काम चाहिए, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था। एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्रीज। देखो सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड कैसे हैं कि यहाँ पे देखा, जो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन था वो कम हो गया 40%। जब प्रोडक्शन कम हो गया तो लोगों की जॉब चली गई, या फिर उनकी जो वेजेस था वो कम हो गया। अब जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई। क्यों हो गई क्रिमिनल एक्टिविटीज इंक्रीज क्यों हो गई? ऐसा तो नहीं है जो बेसिक नीड्स है, अगर लोगों के पास काम नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि उनको भूख लगना बंद हो जाएगी या फिर वो कपड़े की जरूरत उनको नहीं होगी, तो उनकी जो बेसिक नीड्स है वो तो एज इट इज है, वो तो पूरी करनी ही करनी है। तो उससे क्या हुआ, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी वो बढ़ने लगी, लूटपाट चोरी होने लगी, लूटपाट होने लगी, मर्डर होने लगे, इस तरह की एक्टिविटीज बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी तरह से अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी थी। एंड फॉलिंग करेंसी वैल्यू, देखा था ना, जो मार्क की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा नीचे चली गई। अगर हम बात करें कि 50 साल पहले 1 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, बहुत कुछ आता था 1 लाख रुपए में, लेकिन आज क्या उतनी वैल्यू है? उतनी चीजें हम ले पाएंगे 1 लाख रुपए से? नहीं ले पाएंगे। 10 रुपीज बहुत ज्यादा थे, आज 10 रुपीज कुछ नहीं आता 10 रुपीज में। तो फॉलिंग करेंसी वैल्यू, जो मिडिल क्लास थी या फिर जो सैलरी बेस्ड पीपल थे या फिर पेंशनर्स थे, उनकी जो इनकम थी और जो सेविंग्स थी वो डिमिनाइज हो गई। डिमिनाइज क्यों हो गई? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ करेंसी थी वो कम हो गई। पहले कम पैसे में बहुत सारी चीजें आती थी, अब बहुत सारे पैसे में कम चीजें आ रही हैं, तो उनकी जो इनकम थी या फिर उनकी जो सेविंग थी वो डिमिनाइज हो गई। एंड बिजनेस गॉट रोन फॉल इन द एग्रीकल्चर अफेक्ट पीजेंट्री, बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जो खत्म हो गए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं था लोगों के पास लगाने के लिए, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, तो क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, स्पेशली जो पीजेंट्री था, उस पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला। एंड फाइलिंग ऑफ प्रोलेटाइजेशन, या ये प्रोलेटाइजेशन क्या है वो देखिए। जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था, अभी देखा ना, जो वैल्यू थी करेंसी की, जो वैल्यू थी वो कम हो गई, तो अब जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था लोगों का वो डिमिनाइज हो गया, वो कम हो गया, वो डाउन चला गया। उसी को कहा है क्या? प्रोलेटाइजेशन। सो फॉलिंग ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन मतलब जो मिडिल क्लास थी उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड था, उसकी इकोनॉमी थी वो डाउन चली गई थी, वो कम होनी शुरू हो गई थी। सो टू बिकम इम्प्रूवाइज टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास थी या फिर जो मिडिल क्लास थी उसका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन चला गया था, उसी को कहा गया था क्या? प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन से मतलब वो जो मिडिल क्लास थी या फिर जो सैलरी बेस्ड पीपल थे या फिर जो पेंशनर्स थे, क्योंकि जो वैल्यू थी करेंसी की वो कम हो गई थी, वैल्यू ऑफ करेंसी डाउन चली गई थी। अब जब करेंसी की वैल्यू कम हो गई है तो क्या हुआ, जो जैसे पहले अभी एग्जांपल दिया था कि अगर 20 साल 30 साल 50 साल पहले की बात करें तो वहां पर अगर हम 100 रुपीज की बात करें तो 100 रुपीज में बहुत कुछ आता था, लेकिन अब बहुत कुछ नहीं आता, बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। तो इसीलिए जो उनकी सेविंग थी वो सब खत्म हो गई, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो डाउन चला गया, उसी को कहा गया था क्या? प्रोलेटेरियनाइजेशन। एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन हैड चेंज। सो उसका इफेक्ट क्या हुआ? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन हैज चेंज द पॉलिटिकल एटमोस्फेयर ऑफ जर्मनी। अब ये जो प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही थी, उसने जो पॉलिटिकल एटमोस्फेयर था जर्मनी का उसको चेंज कर दिया। उसको कैसे चेंज कर दिया? क्या हुआ वहां पर? पहले से ही जो वेमर रिपब्लिक थी,
उसकी रूलिंग चल रही थी ना, जो हेड था, जो रूलिंग चल रही थी वो किसकी चल रही थी? वेमार रिपब्लिक की। लेकिन वेमार रिपब्लिक को तो हमने पहले ही दिन देखा था कि लोगों ने उसको रेस्पेक्ट नहीं किया था, उसको वेलकम नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबल समझा था किसके लिए? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के लिए। और जो उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई, तो पहले से ही फेथ नहीं था वेमार रिपब्लिक में। तो और इस टाइम जो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, वेमार रिपब्लिक के पास कोई भी सोल्यूशन भी नजर नहीं आ रहा था, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा था। सो वेमार रिपब्लिक सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम। कोई भी ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इसका सोल्यूशन वो नहीं ढूंढ पा रही थी। सो बिकॉज द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट। क्यों नहीं ढूंढ पा रही थी वो सोल्यूशन? अगर हम पहले बात करें, जब हमने क्या पढ़ा था, जब शुरू किया था, हमने कहा था कि जो वेमार रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं किया था लोगों ने, सॉरी, क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसमें कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट थे, है ना। हमने कहा था ना कि वेमार रिपब्लिक में कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट थे। वो डिफेक्ट क्या थे? वो देखिए, वो डिफेक्ट क्या थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वेमार रिपब्लिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें कुछ डिफेक्ट थे, इनहेरेंट डिफेक्ट थे। फर्स्ट जो डिफेक्ट था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो फर्स्ट डिफेक्ट है वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से मतलब है नो पार्टी कैन अचीव मेजोरिटी, कि कोई भी पार्टी जर्मनी में मेजोरिटी अचीव नहीं कर पाती थी। कैसे? प्रोपोर्शनल कैसे? सपोज ये क्या है? ये जर्मनी है, ये पूरी कंट्री है जर्मनी, और यहां पर ये क्या हो गई? ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हो गई जर्मनी की। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जर्मनी की पॉलिटिकल पार्टी हो गई। तो यहाँ क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से मतलब है कि इस पार्टी को सपोज कि 10% वोट्स मिले, इसको 8% मिले, यहां पर 15% मिले, यहां पर 25% मिले, यहां पर 2% मिले, तो ये जो प्रोपोर्शन है, अलग अलग प्रोपोर्शन, कि जिसको जितने ज्यादा परसेंट वोट मिले हैं उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उतनी ज्यादा होगी, और जिसके उससे कम हो गए उससे कम रिप्रेजेंटेशन होगी। मतलब जितनी भी पार्टीज हैं अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। किसमें? पॉलिटिक्स में। तो अगर हम इंडिया की बात करें, कि कंट्री की बात करें, तो यहाँ पर कुछ परसेंट बीजेपी को मिल गए, कुछ उसको समाजवादी पार्टी को मिल गए, कुछ आम आदमी को मिल गए, कुछ कांग्रेस को मिल गए, तो सबको अलग अलग पोर्शन मिला और प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग उनको पोजीशन दे दी गई। तो क्या ऐसी जो मिली जुली गवर्नमेंट है, मिली जुली जो सरकार है, वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि कोई किसी को मानेगा ही नहीं। एक ने पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया, दूसरे ने अपोज कर दिया, है ना। किसी ने एक पॉलिसी कोई लेकर आया, दूसरे ने उसको अपोज कर दिया, तो वहीं खत्म हो गई। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो चल नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती। तो जो ये इनहेरेंट डिफेक्ट था वो फर्स्ट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, की अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन या अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज उनको पोजीशन दी जाती थी। एंड सेकेंड, आर्टिकल 48, और जो सेकेंड डिफेक्ट था वो था आर्टिकल 48। अभी आर्टिकल 48 क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल गेव प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। ये जो आर्टिकल था, इस आर्टिकल के चलते प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी जाती थी कि वो कभी भी कंट्री में इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। और अगर इमरजेंसी इम्पोज हो गई तो क्या होगा? सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिग्री। तो जो भी सिविल राइट्स लोगों को मिले हुए हैं वो सब खत्म कर दिए जाएंगे, कि कंट्री पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, कंट्री इतनी मुसीबत में है, तुम्हें अपने सिविल राइट्स की पड़ी हुई है, सिविल राइट्स को रखो साइड में, सिविल राइट्स सब खत्म, एंड रूल बाय द डिग्री। किसी भी रूल को, किसी भी प्रोविजन के लिए किसी भी पार्लियामेंट की जरूरत नहीं थी, अप्रूवल कराने की जरूरत नहीं थी। जो भी रूलर ने लिख दिया वही क्या बन गया? वही
रूल बन गया। तो जो भी रूल रेगुलेशन थे वो सब खत्म, क्या हुआ, रूल बाय डिग्री। जो वहां के रूलर थे, अगर उन्होंने कोई भी कानून बना दिया, कोई भी रूल बना दिया, पास कर दिया, तो वही कानून बन जाता था। अनवल्नेबिलिटी टू डिक्टेटरशिप, मतलब ये जो डेमोक्रेसी चल रही थी ना, लोग इससे खुश नहीं थे कि क्या बकवास डेमोक्रेसी, कुछ सोल्यूशन तो है नहीं प्रॉब्लम का, कुछ कर तो पा नहीं रही है। लोगों का जो फेथ था उससे खत्म होता जा रहा था कि डेमोक्रेसी यार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, वल्नरेबिलिटी टू डिक्टेटरशिप, दूसरी तरफ वो मुड़ रही थी। एंड एट द सेम टाइम ये जो आर्टिकल 48 था, इसके चलते लगभग जो कैबिनेट चेंज हुए, कितने कैबिनेट चेंज हुए, लगभग 20, और कितने दिन में, 239 डेज में 20 टाइम कैबिनेट्स को चेंज कर दिया गया। एंड एट द सेम टाइम पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंट इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, और लोगों का जो विश्वास था डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम में वो खत्म होता जा रहा था। क्यों खत्म होता जा रहा था, क्योंकि जो डेमोक्रेसी थी या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसके पास उनकी प्रॉब्लम का कोई भी सलूशन नहीं था। जिस प्रॉब्लम को वो लोग फेस कर रहे थे, जर्मनी के पीपल्स जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे, वो गवर्नमेंट उसको बाहर नहीं निकाल पा रही थी। इसीलिए लोगों का फेथ उसमें खत्म होता जा रहा था। लोगों का कहना था कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है सब बकवास है, सब बेकार है, क्योंकि इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इट इज द ईयर ऑफ डिप्रेशन। दिस इज ऑल अबाउट द ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम चैप्टर का नाम है राइज ऑफ हिटलर, लेकिन अभी तक हमने कहीं पर भी हिटलर का नाम नहीं सुना। हिटलर कब आएंगे, तो बस इंतजार खत्म हुआ। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम हिटलर को ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, द राइज ऑफ द हिटलर। इट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, राइज ऑफ हिटलर। कि जो हिटलर है वो अस्तित्व में कैसे आए, उनका राइज अप कैसे हुआ। अभी यहां पर देख लिया ना हमने कि लोगों का जो डेमोक्रेसी में फेथ था वो खत्म हो रहा था, लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। यहां पर जो उनका मसीहा बनने की कोशिश करेगा या मसीहा बनकर आएगा वो होगा हिटलर। और हिटलर में लोगों को इतना ज्यादा फेथ हो जाएगा कि बाद में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राइज ऑफ हिटलर। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, वॉच माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।